अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। शुरू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर जनरल साइंस कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स मुतवज्जो हो जाएं और प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी अवेल कर सकते हैं इस वीडियो को। आज मैं करवाने जा रहा हूं आप लोगों को स्टूडेंट्स की फरमाइश पर गवर्नमेंट कॉलेज फॉर मैन बॉयज़ का एक अच्छा कॉलेज है, उसके मैथ्स का 2026 का प्रीलियम पेपर अकॉर्डिंग टू न्यू पेपर पैटर्न एंड मॉडल पेपर स्कीम। अपने साथ बुक और समझने की चीज़ें रख लीजिएगा ताकि आपको लेक्चर लेने में इंटरेस्ट कायम रहे एंड तक। 20 एमसीक्यूज हैं, कुछ मैंने होमवर्क किया हुआ है आपके लिए पहले से। लेफ्ट पे चैप्टर्स के नंबर लिखे हुए हैं, आप इसको रेफर कर सकते हैं कि किस किस चैप्टर की कौन कौन सी एमसीक्यूज हैं, और बोर्ड पेपर में भी अराउंड इतनी ही तादाद में इन चैप्टर्स की एमसीक्यूज आएंगी। प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा पेपर है ये मैंने इसको गो थ्रू किया है। और एप्टीट्यूड टेस्ट भी आगे आ रहे हैं आप लोगों के यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशंस, एंट्री टेस्ट, उसके लिए भी बड़ा ये हैंडी पेपर है, गौर से देखें। चैप्टर नंबर 1, विच मैपल कमांड गिव्स द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ यूरल्स कांस्टेंट ई करेक्ट टू 6 डिजिट्स। अगर आप लोगों को याद हो, मैंने एक दफा रेफर किया था, आज फिर रेफर कर देता हूँ। बुक का पेज नंबर 6 और 18 ये जरूर देख लीजिएगा। इसमें कुछ मैपल कमांड्स की जो इनपुट और आउटपुट की पूरी लिस्ट दी हुई है, वो बड़ी हैंडी है। उसको आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो इसमें काफी रिपीट होंगी। जैसे उसमें एक पाई अप टू 5 डिजिट्स वाली एक एमसीक्यूज या मैपल कमांड है, उसको मैं कई मरतबा कई पेपर्स में डिस्कस कर चुका हूँ, उसी की डुप्लीकेट है। अब इसकी टेक्निक ये होती है कि एक तो ये ध्यान रखें कि हर मैपल कमांड सेमी कॉलन पे खत्म होनी चाहिए। अगर बोर्ड एग्जाम में एप्टीट्यूड में कभी ऐसा ऑप्शन हो जिसमें आखिर में सेमी कॉलन ना हो तो उसको तो फौरन डिस्कार्ड कर दीजिएगा, ठीक है। अब सब में है इसमें सेमी कॉलन। अब क्या करें, अब आपको देखना है कि आपके सामने इवेलुएट, इवेल के बाद एफ जरूर लिखा हो, फंक्शन। अब इसमें देखें गौर से, तो इसमें और इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन तो हो गया आपका कैंसिल। अब 50-50 बचा। अब आपको देखना है कि ई को इवेलुएट करना है 6 डिजिट्स तक, तो पहले ई लिखा हो फिर 6 लिखा हो। जैसे पाई होगा तो पहले पाई लिखा होगा फिर 6 लिखा होगा। इस बुनियाद पे आपको ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। ख्याल रहे ओएमआर शीट होगी जनरल साइंस वालों की, इंजीनियरिंग वालों की नहीं होगी ओएमआर शीट, लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप ये पेपर जरूर देखें क्योंकि बुक तो सेम रहेगी ना, कोर्स तो सेम रहेगा। द मैपल कमांड दूसरी एमसीक्यू इस चैप्टर की है। रिटर्न्स, अब ये मैट्रिक्स का निशान है, मैट्रिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज है। अब इसको हम कैसे पकड़ेंगे सर? इसको पकड़ने का तरीका ये है कि यहाँ पे जो पहले कॉमा से पहले लिखा हुआ है 2 या 3, ये होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। यानी अब ये 2x2 ऑर्डर की हो गई, 2 रो होंगी 2 कॉलम, अब सब में ही 2x2 है। आगे क्या करें फिर? ये इसके एलिमेंट्स की तरतीब होती है, सिक्वेंशियल एलिमेंट्स, यानी इसके जो पहले 2 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 2 ऑर्डर है ना, तो 2 एलिमेंट जो पहले लिखे हैं वो फर्स्ट रो में आ जाएंगे, ये वाले 2, और आखिर के जो 2 लिखे होंगे वो सेकंड रो में आ जाएंगे। सिक्वेंशियल एलिमेंट्स इन रोज। अब इसी तरह अगर वो यहाँ पे यूं लिख देता, फॉर एग्जाम्पल 1 3 2 4, तो इसको समझाने के लिए ये हो गया कि यहाँ पे 1 3 आएगा फिर यहाँ पे 2 4 आएगा। तो अभी खेलिएगा खुद ही। अब इसका मुझसे पहले पहुंच गया माशाल्लाह स्टूडेंट 1 2 3 4, तो इसका मतलब है इसका सी ऑप्शन हो गया क्योंकि 1 2 3 4 और ऑर्डर 2x2। देखिए समझ के करेंगे तो मेरा लेक्चर अच्छा लगता है उन लोगों को, वरना स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, आवाज और मेथड समझ नहीं आएगा। चैप्टर 2 आ गया, लिमिट्स एंड फंक्शन। लिमिट ऑफ द सीक्वेंस दिस, ये वैसे तो एक्सरसाइज की है, चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगी, लेकिन जिन्होंने रटी भी नहीं है वो क्या तरीका है, इसका तरीका ये होता है कि पहले इसकी एनेट टर्म आप मालूम करें। चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर का। अब एनेट टर्म मालूम करने का तरीका क्या है? पहली वैल्यू 1 लिखी है और पाई सारे इनवर्स हैं, तो इसका मतलब है इसका ये मंजर में बन जाना चाहिए 1/पाई। इतना समझ में आया? अब
पहले में पाई है ही नहीं, इसका मतलब पहले में यूं समझने के पाई 0 है। ठीक है, इससे ये पता चला कि इसकी जो nth टर्म बनेगी वो n से एक कम होगी। चेक कर लेते हैं, जैसे 0, फर्स्ट टर्म में 1, 1 माइनस 1 0, तो किसी भी चीज की पावर 0 1 होती है, चेक हो गया, यानी कि n को 1 रखे तो फर्स्ट टर्म आनी चाहिए। ठीक है, चेक हो गया। इसी तरह n को 2 रखें तो 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 से 1 आ जाएगा। अब ये 1 अपॉन पाई की पावर 1 आ रहा है, इसका मतलब पाई इनवर्स देखिए आना शुरू हो गया। इसका मतलब ये है कि ये nth टर्म मैंने सही बनाई। अब अगर ये सही बनाई तो अब इसकी आप लिमिट अप्लाई कर दें इंफिनिटी, हमेशा लिमिट इंफिनिटी अप्लाई होगी, ये याद रखिएगा। अब लिमिट अगर आप इंफिनिटी अप्लाई करेंगे तो कुछ स्टूडेंट तो रटेंगे, कुछ कहेंगे कि यार ये समझ में आ रही है बात। अब हम जानते हैं कि पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3 पॉइंट समथिंग। ठीक है, इसका मतलब है 1 अपॉन पाई की जो वैल्यू है वो 1 से छोटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 1 को जब 3 पॉइंट से डिवाइड करेंगे तो जवाब हो गया छोटा। समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब अगर जवाब 1 से छोटा हो गया तो इसका मतलब है कि ये डाइवर्ज हो रही है, ओ सॉरी कन्वर्ज हो रही है। कन्वर्जिंग सीरीज पढ़ी थी हमने, कन्वर्जेंट, जो 0 को टेंड कर रही हो। इसी के बरक्स अगर यहाँ पे ये अपॉन ना बनता, इसका यानी नहीं होता 1 पाई, पाई स्क्वायर, पाई क्यूब, तो देखें वो डाइवर्जेंट होने लग जाए। बॉटम लाइन ये हुई कि जो कन्वर्जेंट होगी वो 0 को टेंड करेगी, जिसका यानी कि r जो है कॉमन रेशो 1 से छोटा हो, क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बन रही है ना। और अगर r 1 से बड़ा होगा तो इंफिनिटी को अप्रोच करेगी। ठीक है, और अगर r 1 होगा, अगर r 1 हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो उस सूरत में आप r को 1 लेने की सूरत में क्या कहेंगे कि इसका जवाब, क्योंकि देखें r 1 हो गया तो वो भी 0 को टेंड करेगा। तो इस बुनियाद पे अब ये देखिए ये हुई कन्वर्जेंट सीरीज, ये वाला केस हमारा बन रहा है एमसीक्यू में, तो इसका मतलब है इसका आंसर डी होगा 0। साइड पे लिखने की ये वाला आंसर उस वक्त होता अगर r 1 से बड़ा आ रहा हो। ठीक है, पाई तो कभी भी नहीं आएगा क्योंकि हमेशा हम लिमिट इंफिनिटी की अप्लाई करेंगे। अगली जो है वो थ्योरी की है, अगर आपने मेरे साथ थ्योरी पढ़ी हो, चैप्टर 2 की जो है वो वीडियोस भी अपलोडेड है क्वेश्चंस की। एक थ्योरी होती है 1 प्लस एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स व्हेन लिमिट ऑफ x टेंड्स टू 0 इज e। अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है। ठीक है, अब यहाँ पे वो ट्विस्ट मार रहा है, यहाँ पे प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस है, तो इसका मतलब ये e पे -1 हो जाएगा। ढूंढे ऑप्शन, ये लास्ट ऑप्शन। अगर ये बीच में प्लस होता तो e वाला ऑप्शन आता है, ये वाला। अगर यहाँ पे कोई कोफिशिएंट आ जाता 2x 3x तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के बाद हम करते वो e स्क्वायर आ जाता, e क्यूब आ जाता, इस तरह। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? कुछ फीडबैक भी दिया करें। ये बुक की एक्सरसाइज की है वर्ड टू वर्ड, इसको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस पे चेन रूल लगा दीजिएगा। ये सॉल्व करके इसलिए दिखा रहा हूँ, कई जगह मैं सॉल्व करके, क्योंकि ये वाली बड़ी पसंदीदा है टीचर्स की, अक्सर जगह ये वाली एमसीक्यूज आती रहती है, जिसको मैं यूं पकड़ता हूँ डब्बे में डब्बा। टेन इनवर्स, टेन इनवर्स का डेरिवेटिव सिर्फ बता देता हूँ, बाकी आप खुद करिएगा। काफी लोग तो कर चुके होंगे, उनको तो ये पता ही होगा कि इस वाले का क्या होगा आंसर। और फिर चेन रूल है तो उसके बाद रूट एक्स का अलग से हम ले लेंगे। ठीक है, ये तो मैंने सिंपली टेन इनवर्स, अब यहाँ पे रूट एक्स होगा तो रूट एक्स का स्क्वायर और फिर उसका रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग से, तो ये लास्ट ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, ये मत रटिएगा कि बुक में जो डी ऑप्शन है वो बोर्ड में भी डी ऑप्शन होगा, ऑप्शंस को शफल कर देता है। आप 2025 26 का बोर्ड का पेपर निकालें, ऑप्शंस शफल कर देगा, ताकि जो लोग गाइड बुक ले जाते हैं वो धोखा खा जाए। यानी आपने कहा अरे डी ऑप्शन है, पता चला वहां पे ये वाले डी ऑप्शन को उसने डी की जगह पे क्या होता है, बी को डी की जगह पे बच्चे ने सेटिंग बनाई थी डी ऑप्शन, बाद में पता चला कि डी ऑप्शन की जगह तो दूसरी प्रिंटिंग है, तो हाजिर रहेगा था। ये भी बुक की है, बुक में यहाँ पे के स्क्वायर था। ठीक है,
तो के स्क्वायर की वजह से यहाँ पे आता था 2k² अपॉन, और ख्याल है सेकंड डेरिवेटिव है, यानी चैप्टर नंबर 4 की आ गई है, ऊपर वाली चैप्टर 3 की थी, यानी हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसका ऑप्शन आपका सेकंड डेरिवेटिव लेने के बाद आएगा प्रोडक्ट रूल लगा के, तो इसका ऑप्शन डी आ जाएगा। ये नहीं समझेंगे सर समझा नहीं रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये वो है, रिपीट हो रही है, तो ये ऑलरेडी हमने की हुई है। रेफरेंस भी लिख रहा हूँ कि बुक की है, तो आप बुक की देख लें या बुक की वो वाली वीडियो देख लें जिसमें मैंने ये समझाई है। एवरेज रेट, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। अगर आप लोगों में से कोई बुक करता है तो 3.1 का एक क्वेश्चन है, और 3.1 के इस क्वेश्चन में उसने एमसीक्यूज निकाल ली, क्योंकि जो छोटे छोटे सवाल भी होते हैं ना, ये भी लिखने साइड में लोग पूछते हैं एमसीक्यूज की रही यानी कहाँ से करें। बुक की एक्सरसाइज की करें, जो रिव्यू एक्सरसाइज में होती है 10-15, और उसके बाद हर एक्सरसाइज के जो छोटे छोटे क्वेश्चन हम छोड़ देते हैं ये बोल के सेक्शन बीसी के लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें से देखें प्रैक्टिस करें तो आपकी एमसीक्यू निकल जाए। ये वाली एमसीक्यू देख करूंगा, आप कहेंगे बाकी यार ये तो सब सही कह रहे हैं। ये देखें आप x² + 4, और चेंज, चेंज का मतलब होता है डेरिवेटिव, यानी ये, ठीक है, यानी जिसको हम dfx/dx कहते हैं। अब वो कह रहे हैं 2 से अगर 2.3 तक चेंज हो रहा हो, यानी अगर ये x है तो ये डेल्टा x आ जाए 2.3 - 2, यानी आगे 0.3 माइनस करके चेंज हुई, सही है। अब इसका डेरिवेटिव निकालने, कितना आया 2x, 4 का 0 हो गया कांस्टेंट का। अब पहले 2 रखें इसमें, तो ये हो जाएगा 2 × 2 = 4, और फिर 2.3 रख दें, तो ये हो जाएगा 2 × 2.3 से 4.6, माइनस कर दें चेंज के लिए, तो ये हो गया 4.6 - 4.6, ठीक है। अब आप सोचोगे ऑप्शन नहीं है सर, गलत कर रहे हैं। एवरेज का लफ्ज तो आपने पढ़ा ही नहीं। एवरेज का मतलब डिवाइड बाई 2, अगर एवरेज चेंज चाहिए तो डिवाइड बाई 2 होगा, यानी 0.3। देखना समझ के कर रहे तो मजेदार लगा, वरना जो है हम कहेंगे रटने वाली चीज हो जाएगी। अब इसमें यह ख्याल रखना है कि उसने कहा कि फ्रॉम दिस टू दिस, तो चेंज 0.3 की हुई थी, ठीक है, लेकिन 4 हमारा ओरिजिनल था, तो 4 से 4.6 हुआ, तो 4.6 और 4 और उसका एवरेज आएगा, फिर एवरेज होता है प्लस चेंज आ गया ना, एवरेज के लिए सम डिवाइड बाई 2, तो ये 8.6 डिवाइड बाई 2 4.3, ये तो हमारा चेंज का एवरेज आ गया। उसने कहा एवरेज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, तो उसके लिए आपको ये 4.3 पे आना है, 0.3 गलत हो जाएगा क्योंकि वो सिर्फ चेंज होगा। एवरेज चेंज के लिए सम डिवाइड बाई, जिसको हम अरिथमेटिक मीन कहते हैं, मीन इज द एवरेज। व्हाट इज द बिहेवियर, धोखा मार रहा है। बिहेवियर का मतलब है कि आइदर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, चैप्टर 4 देखिएगा जिसकी लास्ट एक्सरसाइज थी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, या डिक्रीजिंग फंक्शन है। सर हमें कैसे पता चलेगा, एक्सरसाइज आपने की भी है, इंपॉर्टेंट मैंने निकाले में, इसको आप डिफ्रेंशिएट करें जल्दी से, क्या आया 2x, ठीक है। अब इसमें 3 पुट कर दें, क्या आया 6 आ गया। अब 6 जो है पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, जल्दी बताएं, ग्रेटर देन 0 है, तो हम कहेंगे कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन है एट x = 3। ढूंढे डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग उस वक्त होता है जब ये माइनस का 6 आ जाता, इंक्रीजिंग 14 अगर आता है, यहाँ तो 6 आ गया है, तो हम कहेंगे कि इसका ऑप्शन बी हुआ कि इंक्रीजिंग इसलिए कि पॉजिटिव, और 3 रखने से पॉजिटिव जवाब 6। डिक्रीजिंग उस वक्त होता है अगर डेरिवेटिव एट ए जो है वो नेगेटिव आ जाए, तो हम कहेंगे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक जा रहा हूं। द डोमेन ऑफ द वेक्टर फंक्शन, ये वर्ड टू वर्ड एक्सरसाइज का है, जिसपे फंक्शन वैनिश हो जाता है ना, उसके अलावा सारी चीजें होती है डोमेन, यानी फंक्शन एग्जिस्ट करना चाहिए। अब गौर करें तो ये वाली चीज डिसाइड करवाएगी, क्योंकि ln एक ऐसी चीज होती है कि जहां पे अब जैसे लिख दूं मैं 1, तो 1 - 2 से -1 आ गया, ln ऑफ नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 2 रख देता हूं, 2 - 2 से 0 आ गया, ln 0 भी वैनिश हो गया,
ठीक है, 3 रख दिया। अब देखें 3 से पॉजिटिव आना शुरू हो गया, 3 4 5, अब मुसलसल पॉजिटिव आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 2 से बड़ी हर गिनती पे ये फंक्शन एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कुछ भी रख दें पॉजिटिव नेगेटिव हर वक्त एग्जिस्ट करेगा। टी की प्लस वैल्यू पर भी एग्जिस्ट कर रहा है, माइनस वैल्यू पे भी एग्जिस्ट कर रहा है, यानी वैनिश नहीं हो रहा। इसी तरह यहाँ पे टी की कोई भी वैल्यू रख दें, प्लस की रख दें माइनस रख दें, ये वैनिश नहीं होगा। इसका मतलब है ये भी हर वक्त एग्जिस्ट। ये डिसाइसिव पार्ट हो गया कि यहाँ पे टी की क्या वैल्यू रख दें जिससे ये फंक्शन वैनिश हो जाए पूरा, यानी उसमें इंफिनिटी हो जाए। तो अब वो 2 से बड़े के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। ढूंढे ऑप्शन इसमें 2 से बड़ा हो। अब ये 2 से बड़ा है, पहले ही पहला ऑप्शन आ गया। लेकिन समझ के करें, 1 मिनट ने तसल्ली से बोर्ड एग्जाम में भी, एप्टीट्यूड में भी और तुक्के एंड के लिए रखें अगर बिल्कुल ही पढ़ा हुआ नहीं आया तो। ये एक्सरसाइज यानी उसका एक्सरसाइज का रिव्यू एक्सरसाइज जो होती है हमारी, ई एक्स का डेरिवेटिव यानी 1 प्लस ई एक्स फंक्शन हो गया, और ऊपर अगर गौर करें इतने हिस्से में तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है। 2 पीछे रह गया और हमारा बन गया ln ऑफ फंक्शन, क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था चैप्टर 6 के वक्त में कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में हो मौजूद तो उसका रिजल्ट होता है ln ऑफ दैट फंक्शन। याद आया? पड़ोस में अगर डेरिवेटिव होता है तो वो अलग चीज है, यानी अगर ऐसा केस होता कि फंक्शन होता और पड़ोस में उसका जो है डेरिवेटिव होता, तो ये तो nth रूल लग जाएगा। इसका होता है फंक्शन n+1/n+। देखिए लेक्चर लग रहा है ना आपको कि सर यूं कहते हैं, शुरू करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। तो अब नीचे वाली चीज का ऊपर डेरिवेटिव आ गया, तो इसका जवाब होना चाहिए ln ऑफ 1 प्लस ई एक्स। ठीक है, लेकिन 2 हमने एक पीछे निकाला हुआ था, ये 2 यहाँ पे आ गया। ठीक है यहाँ तक? अब ऑप्शन तो है ही नहीं ऐसा, सर गलत कर रहे हैं। नहीं भाई, ln की एक प्रॉपर्टी हमने सीखी थी कि अगर कोई चीज ln की पावर में हो तो पीछे आ जाती है, और कभी जरूरत हो तो पीछे वाली पावर में चली जाती है। तो ये 2 को उड़ा के आप ले जाए इसके ऊपर। अब ढूंढे ऑप्शन, ये रहा बी ऑप्शन। तो कुछ समझ में आ रही कहानी? एक्सीलेंट, शाबाश है जो मेरे साथ हैं। चैप्टर 6 इंटीग्रेशन की कम से कम 2 एमसीक्यूज आएंगी। इसमें हमने इवन ऑड देखना होता है कि ये फंक्शन इवन है कि ऑड है। ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट जगह चैप्टर नंबर 8 और 12 कि अगर फंक्शन के अंदर x को हम माइनस एक्स से रिप्लेस करें तो पूरा साइन इन्वर्ट हो जाए, तो ये ऑड होता है। और अगर जो हम फंक्शन में x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें और रीअपियर हो जाए वो फंक्शन, तो ये इवन होता है। अब अगर गौर करें तो x के माइनस एक्स से बदलना हो तो माइनस एक्स का क्यूब माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा, और x को माइनस एक्स से तो पूरा साइन इन्वर्ट हो गया। गौर से देखें, इसका मतलब है ये ऑड फंक्शन है। ठीक है, देखने पता चला, मैं लिख के इसलिए कर रहा हूँ कि जो शॉकिंग बच्चे वो लिख लिख के भी करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। इसका जो है रूल ये होता था कि x इज इक्वल टू माइनस ए और x इज इक्वल टू ए, फंक्शन इज ऑड, देन रिजल्ट इज 0। इसी के साइड में लिखने के अगर यही केस होती लिमिट की, लेकिन ये फंक्शन होता इवन, तो उसका ऑप्शन जो है सेक्शन बी के वैसे सवालों में होता है, लेकिन यहाँ पे भी हैंडी है, वो हो जाता है ये ट्वाइस ऑफ फंक्शन। ठीक हो गया? तो अब यहाँ पे 0 वाला ऑप्शन आ जाएगा क्योंकि ये ऑड फंक्शन था। इवन होता तो सॉल्व करके इसके जरिए देखना पड़ता। आमतौर पे इस तरह का सवाल सेक्शन ए में नहीं आएगा, लेकिन प्रैक्टिस में हो, एप्टीट्यूड में तो थोड़े तगड़े सवाल भी सेक्शन यानी एमसीक्यूज में आ जाते हैं। परपेंडिकुलर फॉर्म, परपेंडिकुलर फॉर्म क्या होती है बेटा? एक्स कॉस एल्फा, परपेंडिकुलर फॉर्म, इसी को नॉर्मल फॉर्म भी कहते हैं। एक्स कॉस एल्फा प्लस वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू पी, पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब कैसे हमें तय हो गया भाई ये इतने अजीब और गरीब इसके ऑप्शन है, कौन सा है ऑप्शन है? तो इसकी मैंने इस वीडियो में बताई थी, मॉडल पेपर में शायद बताया था। इसको मैं अलग जगह पे सॉल्व कर देता हूँ क्योंकि ये जरा तगड़ी एमसीक्यूज है। वैसे मैंने ये सॉल्व की भी है, अगर आप लोगों को याद हो। इसका ये होता है तरीका, ए स्क्वायर अपॉन रूट
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस सी ओवर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कुछ लोग इसको जो है के लिख देते हैं, तो इससे ये होता है फायदा कि ये हो जाते हैं फिर, यानी अब 1 अपॉन के हो जाएगा, के अलग से निकाल लो, आपके एक में क्या आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पे देखिए ये जो होता है ये ए होता है, ये बी होता है, ये सी होता है। रूट 3 यहाँ पे ए हो गया, बी जो है यहाँ पे 1 हो गया, सी यहाँ पे -8 हो गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर और करें जल्दी से तो रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, रूट में आ गया 4 यानी कि ये हो गया 2। ठीक है, अब आप जल्दी से पहुंच सकते हैं किस तरह, क्योंकि देखिए ये हो गया √3/2, क्योंकि ये के निकाल लिया ना मैंने, के अपॉन में है सबके, सही है, √3/2 ऐसा हो गया, और साथ में लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पे आ गया 1/2, यहाँ पे y लिखा हुआ है, सही है, और यहाँ पे आ गया 8/2। समझ रहे हैं बात में क्या बताना चाह रहे हैं, सही है, वेरी गुड। अब आपको सिर्फ ये सोचना है कि cos के किस एंगल की वैल्यू √3/2 होती है, यानी cos ऑफ विच एंगल इज √3/2, साइन ऑफ विच एंगल इज 1/2, और ये कांस्टेंट है। ठीक है, ये तो 4 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे cos है, यहाँ पे साइन, x के कोफिशिएंट में cos है, y के कोफिशिएंट में साइन। अब आप पहुंच जाए मुझसे पहले, √3/2 cos का होता है बेटा 30, और साइन का 1/2 होता है 30। तो अब आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कौन सा, जल्दी बोलें, जिसमें दोनों में 30 हो, और ये माइनस का 4 उधर आके प्लस का 4 हो जाएगा, सही है, यानी कि माइनस माइनस प्लस, तो पहली ऑप्शन आ गया। अच्छा, वैसे इसकी एक और ट्रिक भी है कम वक्त में, और भी अगर शॉर्ट हैंड करना चाहते हैं, वो ये होती है कि आप 4 आ गया था ना, देखते हैं ये दोनों हो गए 50-50, सही है, उसके बाद बस देख लेते हैं कि √3/2 पहली पोजीशन पे जो आ रहा है वो cos का 30 है, cos का 60 है, उससे तुक्का नहीं मारना पड़ेगा आपको, 8 वाला डिस्कार्ड हो जाएगा। समझ रहे हैं, जवाब तो दें यार, आवाज ही नहीं आ रही आप लोग ही कह रहे हैं सर हम आवाज दे रहे हैं आपको, ये क्या बात करी क्या। टेंजेंसी की मैंने जो कंडीशन बताई थी आप लोगों को कि टेंजेंसी ऑफ लाइन टू अ सर्किल क्या होती है बेटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। अब जल्दी से बताएं सी क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, अब फिटिंग आपको करनी है जल्दी से, m यहाँ पे आ जाएगा, m2 है, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा, r क्या है, आर स्क्वायर ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, आर स्क्वायर 25 हो जाएगा, सही है। सी क्या है यहाँ पे, सी है, सी सी है, तो यानी सी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, सिर्फ रख दें जल्दी से, आर स्क्वायर 25 ये रहा, 1 प्लस एन स्क्वायर, तो 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो 525 जल्दी से बोलें, एक्सीलेंट। देख रहे हैं, देखिए मैं तो बोल भी रहा हूँ पढ़ा भी रहा हूँ, तो मुझे 1 मिनट लग रहा है, आप लोग तो आधे आधे मिनट में कर लेंगे, वैसे खामोश माहौल में सुकून से करेंगे। सेंटर ऑफ द सर्किल, सेंटर ऑफ द सर्किल होता था बेटा इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये सेंटर इसका होता था ए बी। जल्दी से आप ढूंढ लें, ए यहाँ पे -3 बन रहा है, और बी यहाँ पे 5 बन रहा है, तो -3 5 का ऑप्शन आ गया। देखिए कितने पढ़ते पढ़ते आपको आ जाए, इसमें बस ये गेम खेलिएगा कि यहाँ पे कभी प्लस कर दे, यहाँ पे कभी माइनस कर दे, उससे ध्यान रखिएगा। इसी में रेडियस पूछ लेता तो रेडियस आप लेते 36 का रूट, तो यहाँ पे आर स्क्वायर होता है, 6 इसका रेडियस आया था, रेडियस भी अगर पूछ जाता तो वो 6 आता, प्लस माइनस 6 नहीं, रेडियस ऑलवेज पॉजिटिव। सेंटर ऑफ इलिप्स, सेंटर ऑफ इलिप्स होता है अदर देन ओरिजिन वाले का एच के, ये होता था एक्स माइनस एच का स्क्वायर, और होता था वाई माइनस के का स्क्वायर। जबानी जबानी करें, ये तो इसी की नकल लग रही है, -5, और जहाँ पे साइन चेंज होगा उसका आप माइनस कर देंगे, जिसका साइन चेंज नहीं होगा वो प्लस ही रहेगा, यानी -5 3। लग रहा है ऊपर वाले की नकल ही आ रही नीचे। हाइपरबोला का भी सेम यही फॉर्मूला होता है। लेटस रेक्टम, लेटस रेक्टम का फॉर्मूला होता है बेटा 2b² अपॉन a। अब ये a स्क्वायर है और ये b स्क्वायर है, जल्दी से पहुंच जाए, b स्क्वायर तो हो गया 16, तो 2 × 16,
ए इसका रूट लेके बताएं, तो हो गया 532/5। अब देखिए जल्दी जल्दी क्यों कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे जल्दी है, कहीं जल्दी क्लिक करनी है, जिसमें टाइम लग रहा हो थोड़ा ठहर के करें। एवरेज निकालेंगे 40 सेकंड से 1 मिनट के, और एवरेज में हमें आए क्वेश्चन हो रहे हैं। चैप्टर 9 की 3 आएंगी एमसीक्यूज, देखने ये सब वेटेज। कॉन्जुगेट हाइपरबोला, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट हाइपरबोला होता है, उसके एक्सीस जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, यानी वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये इधर उधर जिसमें हो गया ढूंढ लें जल्दी से, ये तो जबानी जबानी है। वाई स्क्वायर अपॉन 6 इधर हो गया, ये माइनस का एक्स स्क्वायर इधर हो गया। ठीक है जी। डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एक्सरसाइज का सवाल है। 10.1 खोलेंगे तो 10.1 के अंदर जैसे देखें, आप पीछे वाला एक सवाल मैंने किया था, वो रेट चेंज वाला, एवरेज रेट चेंज वाला, ये एक्सरसाइज के अंदर सवाल है। ये किसी ने जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने टाइम इसको जो है डिफरेंशिएट करें। पहली बार करें, y डैश इज इक्वल टू a, cos का क्या होता है डेरिवेटिव जल्दी से बताएं, शाबाश, माइनस x। साइन का क्या होता है जल्दी से बताएं, वेरी गुड, cos, ये फर्स्ट डेरिवेटिव। आप सेकंड करें जल्दी से, तो साइन का cos हो गया, और cos का माइनस साइन हो गया। अब गौर से देखें तो फंक्शन रीअपियर हो रहा है, इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन खींच लूं तो ब्रैकेट में आ गया a cos x प्लस b sin x। ठीक है, गौर से देखिए क्या हुआ, ये हो गया आपका माइनस ऑफ फंक्शन, फंक्शन था ना ओरिजिनल, वापस आ गया। गौर से देखें, नजर आ रहा है, गुड। अब लेफ्ट पे आ गया सेकंड डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव वाले दो ऑप्शन है, 50-50 पहले किया करें। उसके बाद देखेंगे माइनस वाई है तो इधर आके प्लस वाई होगा, तो ये वाला हुआ कि ये वाला हुआ, ये वाला हुआ। मैं तुक्का नहीं मार रहा हूँ, अभी तक लग रहा है किसी एक में मैंने तुक्का मारा है। सर आप तो सर हैं, ये क्या बात की यार, आप भी मेरे रास्ते पे चले, इंशाल्लाह आपको भी समझ में आने लगेगा कि हाउ टू डील विद cos x अपॉन वाई, पार्शियल डेरिवेटिव आ गया डिफरेंशिएशन। इसको करना पड़ेगा आपको, पहले पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू वाई करें, इसका मतलब होगा ये, और इसका मतलब होगा ये। ठीक है, पार्शियल विद वाई, तो पहले इसमें डब्बे में डब्बा आप ढूंढेंगे तो माइनस साइन हो गया, ठीक, और x अपॉन वाई में, अब चूंकि विद वाई है तो x साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, और हमें डेरिवेटिव लेना होगा सिर्फ इसका, y माइनस वन का, उल्टा करेंगे y माइनस वन हो जाएगा ना, तो ये हो जाएगा, अल्लाह भला करे, आपका साइन ऑफ x ओवर y और x इंटू माइनस वाई माइनस टू। ठीक है, याद रखिएगा। अब x विद रिस्पेक्ट टू करेंगे तो ये वाला हिस्सा तो डब्बे में डब्बा यही रहेगा, क्योंकि cos का माइनस साइन होता है। ठीक है, अब इसमें चूंकि विद रिस्पेक्ट टू x कर रहा हूँ तो y साइलेंट हो जाएगा, 1/y अलग कर लें, और x का हो गया डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1। इसका मतलब इस वाले का जवाब आ गया माइनस, इसमें माइनस अपनी जगह कायम है, सही है, ये वाला माइनस, माइनस ऑफ साइन x ओवर y। सो तो नहीं गए भाई, सोना नहीं है, मैं जा रहा हूँ, आपको भी जागना होगा। 1/y, x का हो गया 1। अब ऊपर नीचे रख दें इन दोनों को, यूं समझेंगे ये दोनों ऊपर नीचे ही आ गए, क्योंकि मैंने इसी रिस्पेक्ट से किया। ये पूरा फारिग हो गया इससे। ठीक है, और x ढूंढे, x जिसमें ऊपर हो, सब में ही x ऊपर है, नहीं ये वाला नहीं है। सॉल्व कर लेते हैं इसको, नो टेंशन नो मेंशन। तो ये हो गया आपका x माइनस के साथ, अच्छा माइनस वाले दो हैं, इन दोनों में से आएगा, और ये हो गया आपका अपॉन में, अच्छा 1/y नहीं, सिर्फ y, तो ये हो गया y, तो ये तो अपॉन में y है, मैंने 1/y मजीद अपॉन की लिख दिया, तो ये हो गया आपका y माइनस टू, नीचे आ गया +2, और ये -1। ठीक है, ये y, तो कितना हो गया, -x/y, समझे, यानी कि 1/y था, तो इसका मतलब हो गया y-1। अब y-1 में से y +2 हो गया, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट चलना है, तो ये -x/y आ गया फर्स्ट ऑप्शन।
ये सॉल्व करिएगा, मैं तो थोड़ा तेजी में भी कर रहा हूँ ना, आप सुकून से करेंगे तो ये आपका एक एक दफा में आंसर देगा। अच्छा ये जो है फॉल्स पोजीशन मेथड यानी रेगुलर फॉल्सी, आमतौर पे इसके सवाल नहीं आते तो उसने फॉर्मूला थ्योरी का दे दिया कि रेगुलर फॉल्सी मेथड जो हमारे 12.2 में था, इसका ये फॉर्मूला याद रखें बस कि फंक्शन ऑफ बी फंक्शन ऑफ ए अपॉन फंक्शन ऑफ बी माइनस फंक्शन बी में से ए माइनस होना है क्योंकि बी ए से ग्रेटर होता है हमेशा, बस ये याद रखें क्योंकि ए बी आगे पीछे लिखा हुआ है, ए बी आगे पीछे लगा है तो ये तो गलत हो गया, लेकिन इसमें इस वजह से गलत हो गया इसमें फंक्शन नहीं लिखा हुआ है, फंक्शन होना चाहिए माइनस। ठीक हो गया, तो मेरी तो 20 मार्क्स आ गए, आप लोग अपने बताइएगा, बोर्ड में इस तरह की पेपर बैलेंस पेपर था। अब हम सेक्शन बी इसी में आपको बताएंगे इंशाल्लाह के कौन कौन से एक्सरसाइज कवर किए फॉरमैन वालों ने और वो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है कि नहीं, ताकि जो बकरा पार्टी के साथ अपनी तैयारी भी कर रहा हो वो फाइनल कंक्लूड कर ले, और प्री इंजीनियरिंग वाले भी देखें क्योंकि इम्पोर्टेंट ही रहेंगे। काइंडली कमेंट में ये नहीं पूछेगा सर हमारे लिए भी है, ये हमारे लिए भी है, मैं कहूँगा बेटा ये सवाल नहीं पूछे यार। 2.4 कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन का बिल्कुल सही, ये लेफ्ट पे जो है इसको आप बुक में जाके फॉरन मार्किंग कर लें, जहां पे मैं डबल टिक लगाऊंगा इसका मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की लिस्ट में एक्सपेक्टेड है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसमें एक सवाल में गलती है फॉरमैन वालों के टीचर की वीडियो रिस्पेक्ट, या तो यहाँ पे लिखा होगा बाई डेफिनेशन, वरना बच्चा इसको चेन रूल से कर देगा और 0 मिल जाएगा। सेक्शन बी का जो सवाल डेरिवेटिव वाला आएगा ना वो फंक्शन या बाई डेफिनेशन आएगा या एबिनिशियो जिसको हम कहते हैं एबिनिशियो या फर्स्ट प्रिंसिपल, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन वाला सवाल यहाँ पे नहीं नजर आएगा आपको। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये मेरे लिहाज से एक्सपेक्टेड नहीं है, इसमें कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आना चाहिए। कंटिन्यूटी वाला फंक्शन का सवाल बिल्कुल एक्सपेक्टेड है, और ये 6.6 में से उसने वो सवाल दिए जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा ये देखें 6.2 में से जर्नल साइंस वालों का आएगा और 6.6 में से दोनों का आएगा, बोथ ग्रुप्स नोट कर लें। जर्नल साइंस वालों के लिए 6.2 भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये देखें आइदर ए और बी, अपने जो है पेयरिंग स्कीम भी बनाते हैं, चैप्टर नंबर 2 के साथ और नहीं होगा यहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 के साथ और नहीं होगा, चैप्टर नंबर 5 के साथ और नहीं होगा। ये देख लें ऊपर के जो 4 पार्ट हैं, नो और कौन कौन से, चैप्टर 2 में, 3 में और 5 में और 6 में। सेक्शन बी का बता रहा हूँ, इसको बहुत सही से नोट कर लें जनरल साइंस वाले, बाद में मुझे कमेंट कर करके नहीं बोलिएगा मैं आंसर नहीं करूंगा। इसमें देखें ए और बी, इसमें पेयरिंग बन रही है चैप्टर 6 के साथ 12 की, न्यूटन रैप्सन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और 6.2 में ये भी बिल्कुल सब्स्टिट्यूशन मेथड वाली जो एक्सरसाइज है अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशन की, इसकी प्रैक्टिस करें जरूर। सर उसमें तो बहुत सारे 100 सवाल हैं, अभी इसके लिए टारगेट गैस पेपर मंगाए, मैं क्या कर सकता हूँ। एरिया वाला सवाल 6.7 ये दोनों ग्रुप वालों के लिए है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये दोनों ग्रुप वालों के लिए, देखिए ये कॉम्बिनेशन बड़ा हेल्दी है, दोनों आ रहे हैं मुझे। इसमें आप जो है अगर न्यूटन रैप्सन करें तो ये वाला अवॉइड कर सकते हैं चैप्टर नंबर 6 का। चैप्टर नंबर 7 में एग्जाम्पल दे दी उसने, ब्लू से मैंने एग्जाम्पल लिखी, एग्जाम्पल भी 2 से 3 आएंगी पूरे पेपर में, तैयार रहिएगा। 7.6 से रिलेटेड ये क्वेश्चन है जिसमें एल्टीट्यूड, मीडियन और राइट बाइसेक्टर है, और पैराबोला की इक्वेशन 9.1 की। अच्छा देखिए इसमें 9.1 के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा चैप्टर नंबर 7 का, ध्यान रखिएगा। उसके बाद 7.5 के साथ कॉम्बिनेशन बना, इससे पता चला चैप्टर 7 दो जगह आ रहा है, बहुत सही से देखें। और चैप्टर नंबर 8 के साथ उसका कॉम्बिनेशन बन रहा है सर्किल के साथ, टिक लगाने का मतलब है ये इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। इलिप्स के साथ, अच्छा ये देखें चैप्टर 9 वर्सेस 9, ये भी जरा ध्यान रखना है, इसको यूं समझें कि चैप्टर 9 अनअवॉइडेबल हो रहा है, क्योंकि अगर आप 9 छोड़ेंगे तो ये पार्ट किल हो जाएगा, और ऊपर पढ़ लिया ना आपने ऑल पार्ट्स, अंदर अंदर चॉइस है, वैसे चॉइस नहीं है फिजिक्स की तरह, बी अवेयर। अब ये देखें मुझे इसमें ये वाला सवाल मैंने इंपॉर्टेंट नहीं निकाले, 9.6 का है, तो सोच लें आर या पार। अच्छा इसमें 9.1 का नहीं है और लगेगा, 9.1 ऊपर जाएगी, इसमें 9.3 और 5 और 6 यहाँ पे आने का चांस है। ठीक है, टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज जो है चैप्टर नंबर 4 की जाएगी सेक्शन बी में आपके,
और ड्यूरेलर थ्योरम या उसका मुतालिक कोई भी सवाल चैप्टर 11 का, यानी चैप्टर नंबर 4 के साथ कॉम्बिनेशन जाएगा। अच्छा, ये 6 लिखने का मतलब है कि ये एक तरह की एग्जाम्पल है, या जो इलस्ट्रेटेड होती है, ब्लू से लिखा नहीं है मैंने, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखें ये चैप्टर नंबर 4 के साथ कॉम्बिनेशन बना है 11 का, तो जरा सही से मार्किंग करें। सिर्फ मैंने 2-3 जगह टिक नहीं लगाया, इसका मतलब पेपर सेट है। और बोर्ड में भी यही हो रहा है, आप लोग देख रहे हैं अभी तक, कि सारा पूरा लगा लगा एक एक मर्जी का हलवा नहीं आएगा। इंटीग्रेशन, अच्छा इसमें देखें कोई कंपलसरी सवाल नहीं है सेक्शन सी में, ना इंजीनियरिंग वालों के ना कंप्यूटर साइंस वालों के, लेकिन इसमें 2 करने होंगे चॉइस। ठीक है, इसके अंदर भी 2 करने होंगे। इनका चैप्टर नंबर 2 यहाँ आएगा, इंजीनियरिंग वालों का ये वाला सवाल एक पार्ट के साथ उधर आएगा सेक्शन बी में। सही है, नोट करते जाएं। इसमें मिस प्रिंटिंग है, एक्स आएगा यहाँ पे, ये एक्सरसाइज का सवाल है जिसका नाम था पार्शियल फ्रैक्शन, ये एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें भी कॉम्बिनेशन लिखने, एक डेफिनेट का और 2 इनडेफिनेट के आएंगे। तो इसमें मैं मशवरा दूंगा कि 6 तो घोल के पी लें, क्योंकि डेफिनेट एक्सरसाइज वही वाहिद एक्सरसाइज। अच्छा, इसमें मिस प्रिंटिंग है, सही करें, यहाँ पे एक्स आएगा। अच्छा, ये बुक का सवाल नहीं है, लेकिन इसकी हिंट दे दूं, करेंगे आप लोग? इसका आंसर ऊपर लिखा हुआ है। हिंट ये है कि ये बाई पार्ट्स का है, 6.4 का बाई पार्ट्स का सवाल है। यूवी इसमें सेलेक्ट करें जल्दी से। हिंट दे दूं, खुद करेंगे, बोलते नहीं है यार आप लोग। इसमें यू ले लें आप जो डिफरेंशिएबल हो, यानी कि एल एन। अच्छा, इसमें पहले आप सवाल को सेट करें, टू को पीछे लाएं, जैसे अभी मैंने एमसीक्यूज में बताया था, एल एन वाली प्रॉपर्टी के जरिए, ताकि सवाल सीधा हो जाएगा, हो जाएगा यू। ठीक है, अब सवाल बनाइए। अब इसमें एल एन एक्स को ले लें यू, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 1/x, और v को ले लें 1/x²। ठीक है, यानी यूं समझेंगे ये हो गया x-2। अब इस पे वो लगा दें बाई पार्ट्स का फॉर्मूला, सॉल्व करें। बमुश्किल 4-5 लाइन का सवाल है, बहुत हल्का सा, ये आंसर इसका आना चाहिए, चेक करिएगा। एंड में ये जो 2 पीछे किया वापस इसको आगे कर दीजिएगा, ये वाले 2 को, तो इसका आंसर इस फॉर्मेट में वापस आ जाएगा पावर x²। ठीक है, और ये माइनस बाहर दिखने का मतलब ये पूरे के साथ कॉमन है, यानी यूं है। ये नहीं समझिएगा कि एल एन के साथ, जब अपॉन के साथ लेफ्ट पे लिखते हैं तो इसका मतलब पूरी एक्सप्रेशन नेगेटिव है। ये भी देखें, ये भी सीखें सब जिंदगी का। अगर यूं लिखा होता मैंने और यूं ला अपॉन होता, तो इसका मतलब ये सिर्फ इस टर्म के साथ नेगेटिव है। यूं लिखा हुआ है तो ये होल नेगेटिव है, यानी पूरा रिजल्ट नेगेटिव है। ये सब सीख रहे हैं, ये जरा बारीकियां भी होती हैं जिंदगी में, तो इसको करके जरूर बताइएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। चैप्टर 10 वर्सेस चैप्टर 10, सेक्शन सी में जनरल साइंस वालों का देखना है। चैप्टर 10 वर्सेस 10, 10.2 वर्सेस 10.2 एग्जाम्पल। तो जरा बी अवेयर, जिनको 190 प्लस लेने की ख्वाहिश है वो जरा चौकन्ना रहे। 2.3 के क्वेश्चन नंबर 7-8 में से 2 पार्ट निकालने हैं आपको, अगर तो एक्सरसाइज 2.3 घोल के पी लें। बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल है। अगर आप चाह रहे हैं डेरिवेटिव निकालना तो डेरिवेटिव भी, लेकिन इसमें देखने एग्जाम्पल दिए उसने, एक रिव्यू एक्सरसाइज में से, मॉडल पेपर वालों ने भी 2-2 रिव्यू एक्सरसाइज करने चैप्टर 3 की, इसमें से आने का चांस है। और सिर्फ वो वाले कीजिएगा जो डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव वाले सवाल, यानी जो 3.4 से रिलेटेड जो रिव्यू में है ना, सिर्फ वो कीजिएगा, पूरी रिव्यू नहीं करें। एमसीक्यूज तो कर ही करें क्योंकि वो रिव्यू का हिस्सा होता है। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है एक्स और एक्स। अच्छा, बुक में यहाँ पे कॉर्ड इनवर्स था, तो उसने जरा ट्विस्ट एंड टर्न खेला है, तो उसका जवाब अगर 1 आएगा तो उसका -1 आ जाएगा, उसका -1 आएगा तो उसका +1 आ जाएगा। तो लाइक लिखा हुआ है, चॉइस मत छोड़िएगा, क्योंकि टेन इनवर्स और कॉर्ड इनवर्स के डेरिवेटिव एक जैसे होते हैं, सिर्फ प्लस माइनस का फर्क होता है। सही है, तो ये बिल्कुल एक्सपेक्टेड सवाल है, 2 करने होंगे, ध्यान रखिएगा अगर कोई भी करेगा। अच्छा, ये सवाल जो है 2 जगह मैंने देख लिया, किसी को करना है तो कर ले, वरना मैं मुसलसल जो है वो राइट ट्राइंगल वाला और ऊपर वाला एक्सट्रीम वैल्यूज वाला सवाल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। सिम्पसन 3/8 या सिम्पसन 1/3 या ट्रेपेजियम में से कोई भी आ सकता है, ये कोई माइंड सेट नहीं करेगा सिम्पसन 3/8 ही आएगा। देख रहे हैं, न्यूटन राफ्सन उधर जाएगा, चैप्टर 12 2 जगह आएगा, जनरल साइंस वालों का, इंजीनियरिंग वालों का एक जगह आएगा, और वो होगा सेक्शन सी। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में से एक लॉन्ग, लेकिन चैप्टर 8 में लॉन्ग नहीं है। चैप्टर नंबर 1 में सेक्शन बी सी ही नहीं है, सिर्फ 2 एमसीक्यूज हैं। समरी बता रहा हूँ, नोट कर लें। चैप्टर 9 में से लॉन्ग है, सही है। चैप्टर 11 में लॉन्ग नहीं है,
नोट कर रहे हैं, चैप्टर 8 में लॉन्ग नहीं है, नोट कर रहे हैं, चैप्टर 5 में लॉन्ग नहीं है। जिनको अब गो फॉर द किल करना है वो लॉन्ग के ऊपर सबसे भारी याद रखें, फिर शॉर्ट पे और एमसीक्यूज पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा जो मैंने मेहनत की। एडवांस में बकरीद मुबारक भी है और बाद में भी जा सकती है वीडियो, तो किसी वक्त की भी बकरीद मुबारक। सही है, नमाजों की पाबंदी करें एहतमाम के साथ, वालिदैन का ख्याल तो आप लोग रखें माशाल्लाह। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।